हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो डिज़ाइन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के ऊपर है। एक्चुअल में हम आज ही से एक्चुअल जो डिज़ाइन है उसके बारे में जानेंगे। हमारा जो प्रीवियस 2 और 3 लेक्चर जो था उसके अंदर, जो पहला लेक्चर था उसके अंदर हमने जो बेसिक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है उसके बारे में जाना था कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर 2 टाइप्स के वाइंडिंग जो है वो हम यूज़ करते हैं, और स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। और जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसके अंदर हमें जो फ्लक्स मिलता है उस फ्लक्स को हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में कन्वर्ट करना होता है। उसके लिए हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर जो है वो हमने देखी। जो रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर थी, कैपेसिटर स्प्लिट फेज मोटर थी और शेडेड पोल मोटर थी। फिर उसके बाद हमने जो आउटपुट इक्वेशन है उसके बारे में जाना था। जो आउटपुट इक्वेशन जो था हमारा, वही आउटपुट इक्वेशन जो है वो हमें हमारी डिज़ाइन जो है उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा कोई जो फॉर्मूला है वो हमारा आउटपुट इक्वेशन होगा। क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू हमें दी गई होगी वो क्या होगी कि हमारा आउटपुट जो है और उसके ऊपर हमें डिज़ाइन करनी है मोटर की, यानी आउटपुट इक्वेशन। फिर आउटपुट इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, हमारा जो डी एल एल है दोनों की वैल्यू, यानी डी और एल क्या है एक्चुअल में हमारा मेन डायमेंशन, हमारा जो स्टेटर है उसका डायामीटर और स्टेटर की जो लेंथ है उसकी वैल्यू हम निकालते हैं। अब ये मेन डायमेंशन जो है वो हम हमारे स्पीड और जो आउटपुट है उसके ऊपर से हम जो हमारा ओवरऑल साइज है मोटर की वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब ओवरऑल साइज फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, हमारी जो मोटर है उसके अंदर हमें स्टेटर जो है उसकी डिज़ाइन करनी है, फिर रोटर की डिज़ाइन करनी है। अब स्टेटर और रोटर दोनों बनने के बाद जो हमारा ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो फाइंड करनी है, फिर परफॉर्मेंस कैलकुलेशन जो है मोटर की करनी है। अब जो स्टेटर डिज़ाइन है उसके अंदर हमें क्या देखना है, तो स्टेटर डिज़ाइन जो है उसके अंदर हम नंबर ऑफ टर्न्स देखेंगे, मेन वाइंडिंग के कैसे फाइंड करते हैं। फिर बाद में कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि जो हमारा कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड करेंगे। फिर जो स्टेटर का वाइंडिंग है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और वाइंडिंग फैक्टर क्या है उसके बारे में जानेंगे। फिर स्टेटर के स्लॉट जो है उसके नंबर कैसे फाइंड करते हैं और कौन से पैरामीटर उसके अंदर इंक्लूडिंग होंगे वो सब देखेंगे। फिर जो स्टेटर के स्लॉट है उसका शेप और साइज कैसी होगी और नंबर ऑफ फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं वो सब हम देखेंगे। फिर जो स्टेटर टीथ है उसकी फ्लक्स डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे, या फिर फ्लक्स डेंसिटी से हम स्टेटर टीथ की विड्थ कैसे फाइंड करेंगे। स्टेटर की कोर जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि स्टेटर कोर की लेंथ उसकी डेप्थ कैसी होगी। फिर एयर गैप लेंथ जो है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। फिर लेंथ ऑफ मीन टर्न, जो हमारा वाइंडिंग का जो मीन टर्न होगा उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। फिर मेन वाइंडिंग जो रेजिस्टेंस का है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वो सब हम स्टेटर डिज़ाइन के अंदर हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो है रोटर डिज़ाइन के बारे में जानेंगे, तो उसके अंदर हम नंबर ऑफ रोटर स्लॉट जो है वो फाइंड करेंगे। फिर एरिया ऑफ रोटर बार्स फाइंड करेंगे। फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एंड रिंग फाइंड करेंगे। और रोटर रेजिस्टेंस है, फ्लक्स डेंसिटी है रोटर टीथ की, रोटर कोर की, वो सब वैल्यू जो है वो हम रोटर की डिज़ाइन में फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम जो नो लोड कंडीशन में जो है उसकी वैल्यू मोटर की कैसे मिलेगी, हमें एमएमएफ कैसा मिलेगा, वो सब हम ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक और परफॉर्मेंस कैलकुलेशन के अंदर हम देखेंगे। तो अब आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो डिज़ाइन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर स्टेटर डिज़ाइन क्या है उसके रिगार्डिंग हम सब कुछ स्टार्ट करेंगे। तो स्टेटर डिज़ाइन जो है उसके अंदर पहले हम नंबर ऑफ टर्न ऑफ मेन वाइंडिंग देखेंगे, यानी कि मेन वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न जो है वो कैसे हम फाइंड करते हैं और किस पर डिपेंडेंट हो गए, वो सब वैल्यू जो है वो हम देखेंगे।
अब नंबर ऑफ टर्न ऑफ मेन वाइंडिंग यानी कि टीएम, जो मेन वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न है, वो वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ईएमएफ इक्वेशन का यूज़ करेंगे। हमारा ईएमएफ इक्वेशन है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, जो हमने हमारे प्रीवियस सेमेस्टर में हमने फाइंड किया था। उसका फॉर्मूला है 4.44 के सी इंटू के डी। कई जगह पर हम के पी लिखते हैं, तो यहाँ पर अभी हम के पी ही लिखेंगे के सी की जगह, इंटू एफ इंटू 5 इंटू टी एम। ये जो है वो हमारा पिच फैक्टर, ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, फ्रीक्वेंसी, फ्लक्स इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, और ये हमारा टोटल ईएमएफ है। अब ईएमएफ की वैल्यू जो है, ईएमएफ का फॉर्मूला है, उससे हम नंबर ऑफ टर्न फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ टर्न बराबर हम क्या ले लेंगे, ई अपॉन 4.44, ये के पी इंटू के डब्ल्यू यानी पिच फैक्टर इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यानी हमारा वाइंडिंग फैक्टर के डब्ल्यू इंटू फ्रीक्वेंसी एफ इंटू फ्लक्स 5। तो अब हम ईएमएफ जो इक्वेशन है उससे हम नंबर ऑफ टर्न जो है वो फाइंड कर सकते हैं मेन वाइंडिंग के लिए। उसके रिलेटेड जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू जो है वो हम जो है वो सप्लाई वोल्टेज जो हमारा है उसका 0.95% ले लेते हैं। यानी अगर सप्लाई वोल्टेज जो है वो 100 हो तो उसके रिलेटेड जो है वो हम उसकी वैल्यू 95 कंसीडर करते हैं। यानी कि जो भी सप्लाई वोल्टेज होगा वो उसके रिलेटेड हम जो है ईएमएफ की वैल्यू अज्यूम करेंगे। और वाइंडिंग फैक्टर जो है उसकी वैल्यू जो है वो 0.75 से लेके 0.85 तक हम कंसीडर करते हैं मोटर के अंदर। तो वाइंडिंग फैक्टर की वैल्यू भी हो जाएगी। और जो फ्लक्स जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज के रिगार्डिंग होगा। अब ये जो नंबर ऑफ टर्न हमें मिलेंगे उससे हम नंबर ऑफ टर्न पर पोल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने से हमें क्या मिलेगा वो हम आगे देखेंगे। एक्चुअल में जो हमारे सिंगल फेज मोटर की हम डिज़ाइन करेंगे, जब हमने 3 फेज मोटर इंडक्शन मोटर की बात करते थे डिज़ाइन, तो उसके अंदर जो फॉर्मूला थे वो एक्चुअल में फॉर्मूला जो थे वो हम क्या डिराइव करते थे। यहाँ पर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या होगा कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हमारी जो भी फॉर्मूला है वो एक्चुअल में हमें जो फॉर्मूला है वो एक्सेप्ट करना होगा। यानी कि जो एजप्शन के बेस पर होगा, यानी जो हमारा टर्न पर पोल है उसकी वैल्यू के डिपेंडेंट हम नंबर ऑफ स्लॉट लेंगे, उसके वैल्यू के डिपेंडेंट हमारे स्लॉट की साइज होगी, उसके डिपेंडेंट ही हम डी और एल की वैल्यू चूज करेंगे, उसके डिपेंडेंट ही जो हमारे लेंथ ऑफ एयर गैप होगी उसका फॉर्मूला हम एजम्पशन करेंगे। यानी ये टर्न पर ये मेन वाइंडिंग के टर्न पर पोल की जो वैल्यू है उसके डिपेंडेंट ही हम सभी वैल्यू जो है वो हम हमारे जो हमारे पास जो स्टैंडर्डाइज टेबल होगा उसके डिपेंडेंट हम वैल्यू जो है वो कंसीडर करेंगे। और जो डिज़ाइन के अंदर जो भी फॉर्मूला होंगे वो फॉर्मूला भी हम जो है वो हमारी स्मॉल मोटर जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसके रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है वो हम उसके डिपेंडेंट ही हम फॉर्मूला डिज़ाइन करेंगे और डिज़ाइन के डिपेंडेंट ही हम उसकी वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो अब नंबर ऑफ टर्न ऑफ मेन वाइंडिंग हो गया। उसके बाद हम स्टेटर डिज़ाइन के अंदर जो कंडक्टर एरिया है उसकी वैल्यू फाइंड करनी, क्रॉस सेक्शनल एरिया की। अब वो कैसे फाइंड करेंगे वो फॉर्मूला हम देखते हैं। अब कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि उसको हम मेन वाइंडिंग का जो है वो हम कंडक्टर लेते हैं यानी AM से डिनोट करेंगे। अब कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है जो हमारी करंट डेंसिटी है उसके हम फाइंड करेंगे यानी I अपॉन डेल्टा M। ये डेल्टा हमारी करंट डेंसिटी है। तो अगर हमें करंट की वैल्यू हमारे पास हो तो जो है वो हम एरिया की वैल्यू हमारी करंट डेंसिटी के ऊपर से हम फाइंड कर सकते हैं। अब करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो उस करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इफिशियंसी लेंगे। अब इफिशियंसी बराबर हमें मालूम है आउटपुट अपॉन इनपुट। अब ये जो आउटपुट रहेगा वो किस में रहेगा, हमारा जो आउटपुट है वो किलोवाट में रहेगा या फिर हमें हॉर्स पावर में दिया गया होगा। तो अगर हॉर्स पावर में आउटपुट दिया गया है तो उसको हम 746 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हॉर्स पावर में से किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी हॉर्स पावर में से वोट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हॉर्स पावर इंटू 746 वोट।
और जो इनपुट रहेगा उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है वी आई इंटू कोस फाइव। तो वी आई इंटू कोस फाइव से हम जो है इनपुट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और ये आउटपुट है। तो यहाँ से हम करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए करंट आई इज इक्वल टू हॉर्स पावर इंटू 746 अपॉन वी इंटू इफिशियंसी इंटू कोस फाइव, यानी वी एन इंटू कोस फाइव जो है उससे हम करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा वी एन कोस फाइव है, हमें मालूम है, अगर हम प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो उसके अंदर हमने जो फॉर्मूला वी एन कोस फाइव जो है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमारे वोट पर आरपीएस से, यानी कि वोट पर आरपीएस जो है उसका हमारे पास वैल्यू होगी। उस वैल्यू के डिपेंडेंट हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वी एन कोस फाइव के लिए अलग अलग होगी। तो ये जो वैल्यू है एन कोस फाइव वी एन कोस फाइव जो है वो वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं वोट पर आरपीएस से, यानी जो भी हमारा अगर आउटपुट हमारे पास हो और स्पीड की वैल्यू हो तो दोनों के डिपेंडेंट हम उस टेबल से ले सकते हैं। हमने पहले ही बताया था कि ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की डिज़ाइन जो है उसके अंदर हमें ज़्यादा तौर पर जो एजप्शन लेने होंगे या फिर जो फॉर्मूला है वो एम्पेरिकल फॉर्म में फॉर्मूला हमें कंसीडर करना होगा, या फिर जो हमारा टेबल है उसके डिपेंडेंट वैल्यू हमें जो है वो लेनी है, यानी ये वैल्यू मिल जाएगी और उसके रिलेटेड करंट की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। तो एरिया के लिए हमारी करंट डेंसिटी जो है वो हमारी 3 to 4 एम्पियर पर एम एम स्क्वायर जितनी होगी, यानी जो है वो स्टैंडर्ड वैल्यू हम 3 to 4 जो है वो कंसीडर करेंगे डेल्टा एम की। अब करंट और जो है दोनों से हमें एरिया की वैल्यू मिल जाएगी। अगर क्लोजर टाइप स्लॉट हो तो जो ये वैल्यू है वो हम 4 से जो है 3 के आसपास हम वैल्यू लेंगे करंट डेंसिटी की। अगर हमारा जो ओपन टाइप स्लॉट हो तो करंट डेंसिटी की वैल्यू जो है वो 4 के आसपास हम लेंगे, यानी लोअर वैल्यू जो है वो क्लोज टाइप स्लॉट के लिए और हायर वैल्यू जो है वो ओपन टाइप स्लॉट के लिए हम कंसीडर करेंगे। अब हम देखने वाला है स्टेटर वाइंडिंग फैक्टर, यानी कि जो वाइंडिंग का जो वाइंडिंग फैक्टर है, यानी KW जो है उसको हम स्टेटर वाइंडिंग फैक्टर बोलते हैं। अब ये वाइंडिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए हमें दो वैल्यू चाहिए, एक डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और हमारा पीच फैक्टर। अब ये दोनों की वैल्यू जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी, हमारा जो वाइंडिंग है उस जो नंबर ऑफ स्लॉट है उसके अंदर हमने वाइंडिंग किए हुए उसके ऊपर डिपेंडेंट होगी। अब जो स्टेटर है, एक्चुअल में स्टेटर के अंदर जो वाइंडिंग है वो हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हमने बताया था कि हम 2 टाइप्स के वाइंडिंग लेते हैं, एक तो मेन वाइंडिंग और एक जो है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग या फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो है। अब ये जो वाइंडिंग है मोटर के अंदर वो जनरली कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप का वाइंडिंग जो है हम स्टेटर के अंदर यूज करते हैं। अब कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप का वाइंडिंग होने के कारण जो स्टेटर वाइंडिंग है उसके अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है या फिर जो स्टेटर वाइंडिंग का जो एमएमएफ है वो अगर नॉन साइनसॉइडल हो तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करें या फिर 3 फेज इंडक्शन मोटर की, अगर ये जो वाइंडिंग है वो नॉन साइनसॉइडल हो तो क्या होगा कि जो मोटर है उसके अंदर हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होगा, और हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होने के कारण नॉइज इफेक्ट हमें देखने को मिलेगी, वाइब्रेशन होगा और अनइवन टाइप का एक्सेलरेटिंग टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होगा मोटर के अंदर। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो वाइंडिंग है ये जो हार्मोनिक्स है उसको हमें रिड्यूस करना है। तो इस हार्मोनिक को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हार्मोनिक एलिमिनेट करने के लिए जो हमारा मेन वाइंडिंग है वो हम 70% लेते हैं और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसको हम 30% कैरी करते हैं। और दूसरा जो हार्मोनिक्स जो है उसके लिए हमें क्या स्टेप करना होगा कि जो वाइंडिंग हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो हमने बताया थी कि जो टर्न पर पोल है उसके डिपेंडेंट हम उसकी वैल्यू लेंगे,
और ये जो वैल्यू हम कंसीडर करेंगे वो वाइंडिंग की वैल्यू जो है उसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न है और नंबर ऑफ कॉइल है उसको हम जो है स्लॉट के अंदर उसको ऐसे प्लेस करेंगे कि जैसे कि हमारा हमारा साइन लॉ में फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस हो, यानी कि एमएमएफ जो है वो हमें साइन लॉ में मिले। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो हमारा स्लॉट के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है वो अलग अलग स्लॉट के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू, नंबर ऑफ कंडक्टर की वैल्यू हम अलग अलग लेंगे। यानी हम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारा जो स्टेटर जो है उसके अंदर का जो नंबर ऑफ स्लॉट है उसके अंदर कंडक्टर के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम ऐसे करेंगे कि हमें जो आउटपुट मिलता है, यानी आउटपुट में जो फ्लक्स एमएमएफ मिलता है वो उसकी वैल्यू हमें साइन लॉ में मिले, यानी साइनसोइडल आउटपुट जो है वो हमें हमें मिलता है मिले। तो जो हम करते हैं कॉइल के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसको हम ग्रेडिंग ऑफ कॉइल बोलते हैं। अब इस टाइप का अरेंजमेंट करने से क्या मिलेगा कि जो अलग अलग स्लॉट है उसके अंदर हमें कंडक्टर की वैल्यू अलग अलग मिलेगी और उससे जो हमें वाइंडिंग फैक्टर मिलेगा वो वाइंडिंग फैक्टर हमें वैल्यू हमें ऐसी मिलेगी कि जैसी हमारा हार्मोनिक्स जो है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। यानी कि वाइंडिंग फैक्टर की जो वैल्यू है वो हम 0.75 से 0.85 तक हमें मिलती है। अब हम जो है नंबर ऑफ स्लॉट के बारे में जानेंगे। नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट यानी कि हमें जो हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसके अंदर हमें नंबर ऑफ स्लॉट कितने लेने हैं उसकी वैल्यू हमें डिसाइड करनी है। तो ये जो नंबर ऑफ स्लॉट है उसकी वैल्यू डिसाइड करने के लिए सपोज हम अज्यूम करें कि अगर हमने लार्ज नंबर ऑफ स्लॉट लिए, यानी कि हाँ जो स्लॉट जो है वो हमने ज़्यादा लिए, तो क्या होगा कि नंबर ऑफ स्लॉट अगर ज़्यादा होंगे तो जो फ्लक्स होगा लीकेज फ्लक्स उसकी वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। और लीकेज फ्लक्स जो है उसकी वैल्यू रिड्यूस होने के कारण क्या होगा कि जो लीकेज रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाएगी लीकेज फ्लक्स रिड्यूस होने के कारण। अगर लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो गई तो हमारा जो आउटपुट है वो हमें आउटपुट जो है वो क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। और ये जो आउटपुट है उसकी वैल्यू अगर इंक्रीज हुई उसका मतलब जो है कि जो हमारी मोटर होगी वो ज़्यादा ओवरलोड ले सकती है, यानी कि ओवरलोड कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी मोटर की। अब ओवरलोड कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई, जो आउटपुट है वो हमें ज़्यादा मिलता है, उसका मतलब हमारी एफिशिएंसी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी लार्ज नंबर ऑफ स्लॉट लेने के कारण। दूसरा जो है अगर नंबर ऑफ स्लॉट लार्ज होंगे और लीकेज रिएक्टेंस जो है वो रिड्यूस होगा तो उसका मतलब जो है वो हार्मोनिक्स इफेक्ट जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। अगर हार्मोनिक इफेक्ट रिड्यूस होगी यानी कि कोगिंग इफेक्ट जो है वो भी कम हो जाएगी, नहीं होगी। फिर हार्मोनिक्स रिड्यूस होने के कारण जो नॉइज़ है उसकी वैल्यू जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, वाइब्रेशन नहीं होगा और उसके रिलेटेड हमें एक्सेलरेटिंग टॉर्क जो है उसकी वैल्यू भी हमें कम मिलेगी। यानी लार्ज नंबर ऑफ स्लॉट जो है वो लेने के हमें बहुत जो एडवांटेजेस है वो सब हमने देखे। अब अगर लार्ज नंबर ऑफ स्लॉट हमने नहीं लेते, अगर स्मॉल नंबर ऑफ स्लॉट लेते हैं तो स्मॉल नंबर ऑफ जो स्लॉट है उसके अंदर जो हमें स्पेस फैक्टर है उसकी वैल्यू हमें ज़्यादा मिलती है। अगर लार्ज नंबर ऑफ स्लॉट लेते हैं तो हमारा जो स्पेस फैक्टर है उसकी वैल्यू हमें बहुत ही पुअर मिलेगी, यानी कि उसकी वैल्यू हमें बहुत ही कम मिलेगी। तो स्पेस फैक्टर जो है उसकी वैल्यू जो है वो हमें अगर स्पेसिफाइड न मिले तो क्या होगा कि जो नंबर ऑफ स्लॉट है उसके अंदर जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। तो स्मॉल नंबर ऑफ जो स्टेटर स्लॉट है वो लेने का फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारी कॉस्ट है वाइंडिंग की वो हमें कम मिलेगी स्मॉल नंबर ऑफ स्लॉट लेने के कारण। और जो स्पेस फैक्टर है
जो स्पेस फैक्टर है वो हमें बेटर मिलेगा। यानी ये दोनों एडवांटेजेस जो है वो स्मॉल नंबर ऑफ स्लॉट लेने के हैं। अगर स्मॉल नंबर ऑफ स्लॉट यहाँ पर हम लेते हैं तो जो वाइंडिंग है उसके रिलेटेड जो स्लॉट है उसकी वीथ जो है वो बढ़ जाएगी। अगर नंबर ऑफ स्लॉट कम है तो स्लॉट की वीथ जो है वो हमें वाइड मिलेगी। तो वाइड होने के कारण जो एक ही स्लॉट में जो नंबर ऑफ कंडक्टर है वो बढ़ जाएंगे। तो ये एक डिसएडवांटेजेस रहेगा। तो ये नंबर ऑफ स्लॉट के बारे में हमने सब कुछ जाना। अब साइज ऑफ स्लॉट के बारे में जानते हैं। स्टेटर के अंदर जो नंबर ऑफ स्लॉट है उस नंबर ऑफ स्लॉट के अंदर जो कंडक्टर है उसके नंबर जो है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो सभी स्लॉट है उसमें इक्वल नहीं होंगे। और अगर देखा जाए तो जो स्लॉट है उसके कई स्लॉट जो होंगे उसके अंदर रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों भी होंगे। पर ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बहुत ही कम है हमारे मेन वाइंडिंग के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो हम अगर साइज ऑफ स्लॉट की बात करते हैं तो उसके अंदर हम जो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके जो एरिया ऑफ कंडक्टर है उसकी वैल्यू यहाँ पर हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम जो है वो मेन वाइंडिंग का जो कंडक्टर है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया की ही बात यहाँ पर करेंगे। और दूसरा, जब सेमी एनक्लोज स्लॉट की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा कि सेमी एनक्लोज जो स्लॉट है वो सेमी एनक्लोज स्लॉट के अंदर हमारा जो कंडक्टर रहेगा वो कंडक्टर जो है वो और कंडक्टर और कोर दोनों के बीच में इंसुलेशन रहेगा। और वो जो इंसुलेशन है वो जो इंसुलेशन लाइनर है उसकी वैल्यू जो है वो 0.3 से लेके 0.4 mm तक यहाँ रहेगी। यानी कि एक हमें अगर कंडक्टर जो है हमारे सब नंबर ऑफ कंडक्टर सपोज यहाँ पर हमने नंबर ऑफ कंडक्टर लिए हुए हैं तो ये नंबर ऑफ कंडक्टर और उसके ऊपर जो इंसुलेशन किया है उसके रिलेटेड हमें जो एरिया मिलेगा वो एरिया और जो हमारा स्लॉट का एरिया है लेमिनेशन से जो हमें मिलता है वो एरिया दोनों में डिफरेंस होगा। और वो जो डिफरेंस हमें मिलेगा यानी कि जो इंसुलेटेड कंडक्टर है उसका एरिया अपॉन स्लॉट एरिया वो जो हमें डिफरेंस मिलेगा वो हमें 0.5 से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के जब हम डिज़ाइन करेंगे तो उसके अंदर हमारा जो कंडक्टर का एरिया है यानी कि इंसुलेटेड जो कंडक्टर है उस कंडक्टर का एरिया अपॉन हमारा जो स्लॉट एरिया है वो दोनों का जो रेशियो हमें मिलेगा वो 0.5 से हमें ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। यानी कि अगर हम इंसुलेटेड जो कंडक्टर है उसका एरिया फाइंड करें तो एरिया ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर हमें कितना मिलेगा। एरिया ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर जो ये जो इंसुलेटेड कंडक्टर है उसका एरिया फाइंड करने के लिए पहले तो नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट यानी कि एक स्लॉट के अंदर जितने कंडक्टर है उसकी वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। उसके साथ साथ जो हमारे सपोज D1 जो है वो हमारे कंडक्टर की डायामीटर है इंसुलेशन के साथ यानी D1 जो है उसका स्क्वायर इंटू π/4। तो ये हमें π/4 D1 स्क्वायर जो है वो हमें कंडक्टर एक कंडक्टर का एरिया मिला उसको हमने नंबर ऑफ कंडक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें एरिया ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर यानी कि जितने भी कंडक्टर है उसका एरिया हमें मिल गया। अब हमें मालूम है कि जो हमारा एरिया ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर है और डिवाइड बाय स्लॉट का एरिया उसकी वैल्यू 0.5 से एग्जिस्ट जो वहाँ उसकी वैल्यू 0.5 से आगे नहीं बढ़नी चाहिए। यानी अगर 0.5 लेके चले तो अगर हमें स्लॉट एरिया फाइंड करना है यहाँ पर तो स्लॉट एरिया बराबर क्या आ जाएगा। स्लॉट एरिया बराबर 0.5 इंटू एरिया ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर यानी ये एरिया ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर है। तो स्लॉट एरिया फाइंड करना है तो स्लॉट एरिया बराबर क्या आ जाएगा। स्लॉट एरिया बराबर ZS इंटू D1 स्क्वायर इंटू π/4 ये जो एरिया ऑफ इंसुलेटर है इंटू 0.5। तो हमें एरिया ऑफ जो स्लॉट एरिया है उसकी वैल्यू हम इससे फाइंड
कर सकते हैं। अब जो स्टेटर टीथ है उसकी फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करने के लिए या फिर स्टेटर टीथ का विड्थ फाइंड करने के लिए अगर फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू हो हमारे पास, तो ये इक्वेशन हमारा रहेगा BTS यानी फ्लक्स डेंसिटी ऑफ स्टेटर टीथ। फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला फ्लक्स अपॉन एरिया, यानी ये हमारा पर पोल फ्लक्स है, अपॉन एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए ये जो हम हमारी लेंथ है, लेंथ ऑफ स्टेटर की लेंथ, और LI है, मतलब कि हमारे जो नेट आयरन लेंथ है उसकी वैल्यू है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे WT यानी कि स्टेटर टीथ की विड्थ से। तो यानी ये टीथ की विड्थ अपॉन इनटू LI, यानी हमें जो विड्थ टीथ जो है उसका एरिया हमें मिल गया है। उस टीथ का एरिया जो है उसको हम, ये एक टीथ का एरिया है, यानी इसको हम नंबर ऑफ स्लॉट, यानी कि जो नंबर ऑफ जितने स्लॉट होंगे उतने टीथ होंगे, तो नंबर ऑफ स्लॉट से मल्टीप्लाई करेंगे स्टेटर के, तो हमें टोटल जो नंबर ऑफ टीथ है उसका एरिया मिलेगा। उसको हम P से डिवाइड करेंगे, यानी पर पोल हमें एरिया मिल जाएगा। तो ये हमारा फ्लक्स पर पोल अपॉन एरिया पर पोल। अब दोनों की वैल्यू जो है वो इस फॉर्मूला से मिल जाएगी। अगर हमें यहाँ पर हमें विड्थ फाइंड करनी है टीथ की, तो अगर फ्लक्स डेंसिटी जो है वो हम 1.4 से 1.7 तक हम लेंगे, तो उसमें से हमें जो वैल्यू मिलेगी उससे हम WT फाइंड कर सकते हैं। फिर स्टेटर कोर फ्लक्स डेंसिटी। अब स्टेटर कोर की फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करने के लिए सेम फॉर्मूला होगा फ्लक्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पर हमने फ्लक्स अपॉन एरिया ले लिया। अब DCS जो है वो हमारे डेप्थ ऑफ कोर है, यानी कि कोर जो है उसकी डेप्थ है। तो कोर की डेप्थ इनटू लेंथ आयरन नेट आयरन लेंथ, यानी हमें एरिया मिलेगा। अब यहाँ पर डेप्थ ऑफ कोर जो है वो दोनों साइड की होगी कोर की, तो दोनों साइड की डेप्थ ऑफ कोर और लेंथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2LI इंटू DCS हमें टोटल एरिया जो है वो मिलेगा। फ्लक्स अपॉन एरिया से हमें फ्लक्स डेंसिटी जो है उसकी वैल्यू मिलेगी, या फिर हम DCS की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है स्टेटर कोर फ्लक्स डेंसिटी का हो गया। अब एयर गैप लेंथ जो है वो फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है हमारा। तो ये फॉर्मूला जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उससे हम एयर गैप की लेंथ फाइंड कर सकते हैं 0.07 इंटू रोटर डायामीटर अपॉन √P। यानी कि अगर हमारे पास रोटर का डायामीटर हो और नंबर ऑफ पोल की वैल्यू हो, सपोज रोटर डायामीटर जो है वो 0.1 हो और नंबर ऑफ पोल 4 हो, तो यानी 0.07 इंटू 0.1 अपॉन √4, यानी हमें 0.35 जो है हमें लेंथ ऑफ एयर गैप mm में मिलेगी। यानी लेंथ ऑफ एयर गैप जो है वो हम इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। फिर लेंथ ऑफ मीन टर्न फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, कंसिडरिंग वाइंडिंग का फॉर्मूला है ये। तो लेंथ ऑफ मीन टर्न इज इक्वल टू 8.4 इंटू D प्लस DCS, यानी स्टेटर का जो कोर है, यहाँ पर जो स्टेटर है उसके स्लॉट जो है उसकी विड्थ प्लस हमारा जो डायामीटर है वो इंटू 8.4 इंटू स्लॉट स्पान, यानी जो स्लॉट है उसका स्पान की वैल्यू इंटू 2L यानी लेंथ ऑफ स्टेटर, और अपॉन SS यानी नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट। तो इससे हम लेंथ ऑफ मीन टर्न जो है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो स्टेटर डिज़ाइन के रिलेटेड जो भी फॉर्मूला थे आज हमने देखे, और जो कैसे हम नंबर ऑफ स्लॉट जो है वो फाइंड करते हैं, कैसे स्लॉट की साइज डिफाइन करते हैं, और एयर गैप लेंथ और लेंथ ऑफ मीन टर्न फाइंड करते हैं, उसके रिलेटेड सभी फॉर्मूला जो है यहाँ पर हमने देखे। अब अगले लेक्चर के अंदर हम रोटर डिज़ाइन के बारे में जानेंगे। थैंक यू।